Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is mechanism of homeostasis or feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज़्म को समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। गीज़र मोस्टली घरों के अंदर गीज़र मौजूद होता है। गीज़र के अंदर एक सेट पॉइंट मौजूद होता है। उस सेट पॉइंट पर हम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं और उसके बाद उसको हीट देना शुरू कर देते हैं। जब उस लेवल तक टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसके बाद खुद ब खुद कट ऑफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। ये भी अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। तो इनको भी एक लेवल पर ले आना, यही प्रोसेस फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। ये इसका जनरल कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की जानिब। When a product is controlled by its own product is called feedback mechanism. जब एक प्रोडक्ट को उसकी अपनी ही प्रोडक्ट से कंट्रोल किया जाए तो इसको फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। कैसे? हम एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसको सर्दी लग रही है, तो हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद होता है जो कि सेंस करता है। उसने सेंस किया कि बंदे को सर्दी लग रही है, तो इसने फ़ौरन से एक हार्मोन रिलीज़ किया जिसको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, TRH, और इसको रिलीज़ किया और इसको पहुंचाया किसके पास? इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि उसे जाकर बताओ बंदे को सर्दी लग रही है। अब वहाँ से एक और हार्मोन रिलीज़ हुआ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है और वहाँ से थायरॉक्सिन को रिलीज़ करवा देता है। अब जब थायरॉक्सिन ब्लड में रिलीज़ होता है तो मेटाबॉलिज्म होता है, चीज़ों की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। जब भी ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो हीट प्रोड्यूस हुई, तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई और सर्दी कम होती गई। एक लेवल आया कि बंदे को गर्मी लगना शुरू हो गई है। अब जब गर्मी लगना शुरू हो गई तो यही थायरॉक्सिन पहुंचता है ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस के पास और जाकर उसको मैसेज देता है कि भाई अब मेरी प्रोडक्शन बंद कर दो, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को बंद करो, कम करो। बंदे को गर्मी लगना शुरू हो गई। अब अगर आप गौर करें तो ये थायरॉक्सिन प्रोडक्ट थी, इसी की जब मिकदार लेवल ज़्यादा हो गया तो उसने खुद ही जाकर सिस्टम को कट ऑफ कर दिया। ये है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म बेसिकली टू टाइप्स का होता है। व्हेन प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स ओन प्रोडक्शन, थायरॉक्सिन की अमाउंट कम है, मैसेज आया थायरॉक्सिन को बढ़ाओ। जब ये अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, अपने लेवल को इंक्रीज़ करता है, तो ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। व्हेन अ प्रोडक्ट डिक्रीज इट्स ओन प्रोडक्शन, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है बॉडी में, थायरॉक्सिन ने क्या किया? जाकर मैसेज दिया कि मैं ज़्यादा हो गया हूँ ब्लड के अंदर, अब क्या किया जाए? इसको कम किया जाए, इस लेवल को कम किया जाए। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? कट ऑफ हो गया, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। तीन चीज़ें हैं जो फीडबैक मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रही होती हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इंटीग्रेटर्स हैं और इफेक्टर्स हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, आंखें हैं हमारी, दीज आर सेंसरी रिसेप्टर्स, रोशनी को कैप्चर करते हैं। कान हैं, आवाज़ की साउंड की वेव्स को कैप्चर करते हैं, दीज आर सेंसरी रिसेप्टर्स। जब ये रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स सेंस करते हैं चीज़ों को, उसके बाद नेक्स्ट काम होता है इंटीग्रेटर्स को, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ से मैसेज इंटीग्रेटर्स को सेंड किया जाता है। इंटीग्रेटर्स के बाद ये आगे मैसेज सेंड करते हैं इफेक्टर्स को, जो कि अमल दरामद करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि द रेगुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। प्लांट्स जो हैं इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको कि
ओस्मो रेगुलेशन जो है ये इसमें 3 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं। इन्वायरमेंट 3 किस्म के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। जब हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल से बाहर जो सोल्यूट है उसकी मिकदार कम होती है और सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन इज़ लेस कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी ऐसी हालत जिसमें सेल से बाहर सोल्यूट की मिकदार कम हो। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन जिसमें सेल से बाहर सोल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। इफ़ अ सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सेल इंटरनल इन्वायरमेंट देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। एंड में आता है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल के बाहर सोल्यूट्स की मिकदार सेल के अंदर जैसी ही होती है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिजेंबल दैट ऑफ सेल इंटरनल इन्वायरमेंट देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। सेल के बाहर और अंदर सोल्यूट्स की मिकदार सेम होती है, इसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। इसके बाद हम ओस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स विच लिव्स इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स लिविंग इन द हैबिटेट ऑफ एक्सेसिव वाटर। ये एक्सेसिव वाटर में पाए जाते हैं। अब जाहिर बात है जो प्लांट्स ज़्यादा वाटर में वाले इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर की का लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर अडॉप्टेशन कौन सी है? सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज़ वेरी लार्ज। इनका जो लीव्स का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। इनकी जो अपर सरफेस है उस पर स्टोमेटा होंगे और ज़्यादा होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एवेपोरेट किया जाए और इसके लेवल को मेंटेन किया जाए। इसकी एग्जांपल आपको दिखाई गई है, लिली और लोटस है। और इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपने देखा कि ये जो प्लांट्स हैं आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये पानी के अंदर मौजूद हैं। इनकी जो अपर साइड है, इनकी अपर साइड के ऊपर स्टोमेटा मौजूद है और स्टोमेटा ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, लोअर साइड पे नहीं है, चूँकि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? पानी के अंदर। इसके बाद हमारे पास है मीज़ोफाइट्स। अब ये जो मीज़ोफाइट्स होते हैं दे हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। इनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होती। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन। जब कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोमेटा को ओपन कर दिया जाएगा। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, स्टोमेटा क्लोज। जब कभी पानी की सप्लाई कम होगी, वाटर डेफिशिएंसी होगी, थोड़ी सी ड्राई कंडीशन है तो स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ब्रासिका आता है, रोज़ आ जाता है और मैंगो आता है। लास्ट में हमारे पास मौजूद हैं मीज़ोफाइट्स के बाद ज़ीरोफाइट्स। लिव्स इन हैबिटेट ऑफ ड्राई कंडीशन। ये वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और समाल, यानी मोटे भी होंगे और समाल छोटे छोटे होते हैं। सम टाइम ये लीव्स को शेड कर देते हैं। इनके अंदर स्टोमेटा कम होते हैं। क्यों? ताकि एवेपोरेशन ना हो, पानी ज़ाया ना हो। और जो इनके लीव्स होंगे उसके ऊपर एक क्यूटिकल की थिक वैक्सी लेयर मौजूद है ताकि एवेपोरेशन ना हो। इनकी जो स्टोमेटा होंगे वो लीव्स की लोअर साइड पे होते हैं। ये लीव्स को शेड कर देते हैं और रेनी सीजन में ये पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई कंडीशन में उसको यूज़ किया जा सके। ये हमारे पास में कैक्टस होता है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। लिव्स इन हैबिटेट ऑफ ड्राई कंडीशन, स्मॉल एंड थिक लीव्स, सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इज़ वेरी स्मॉल, cuticle is thick, waxy and leathery, stomata on lower side of leaves, sometimes shed their leaves and in rainy season they store water.